अभी अपन डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, यानी अकाउंट्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज़ में आते हैं। तो अपन अभी मैं आपको अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताऊंगा, यानी अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है, अकाउंट्स की जो शब्दावली है, वो कौन कौन से मेन वर्ड्स होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट कैपिटल, यानी पूंजी। कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करेगा तो पैसा उसमें इंट्रोड्यूस करेगा, यानी अपने बिजनेस, खुद के बिजनेस में पैसा लगाएगा। तो जब खुद के बिजनेस में कोई व्यक्ति जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है वो उसकी कैपिटल कहलाती है, यानी सम मनी इंट्रोड्यूस इन ओवन बिजनेस, तो वो कहलाएगी कैपिटल। ठीक है, जैसे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने 10 लाख रुपीज़ कैश अपने बिजनेस में लेके आया, यानी उससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसकी कैपिटल होगी रुपीज़ 10 लैक्स। ठीक है। सेकंड, गुड्स, माल, यानी जिस चीज़ का अपन बिजनेस करते हैं, जिन वस्तुओं का अपन बिजनेस करते हैं और अपन कुछ माल लेके आते हैं, खरीदते हैं, तो वो अपना माल कहलाता है। माल, गुड्स वही चीज़ होती है जिसको अपन रीसेल करेंगे, यानी इसको इसलिए परचेज किया है कि उसको सेल के अपन प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो कहलाता है माल। यानी जिसको अपन ने रीसेल के पर्पज से खरीदा है, यानी इसलिए खरीदा है कि उसको अपन बेचेंगे और बेच के प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि अपने बिजनेस का जो मेन मोटो होता है, बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो माल मीन कि किसी प्रोडक्ट को, किसी वस्तु को अपन ने इसलिए परचेज किया है, इसलिए खरीदा है कि उसको बेचेंगे, बेच के प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो क्या कहता है अपना माल। थर्ड, परचेज। जब अपन गुड्स को बाई करते हैं, माल को जब अपन खरीदते हैं, तो वो परचेज करना कहलाता है, यानी माल को खरीदना अकाउंट्स में अपन परचेज करना कहते हैं। सेल्स, जब अपन माल को बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, यानी किसी को माल दे देते हैं, बदले में पैसा या तो अपने पास कैश आ गया है या फिर अपन क्रेडिट में सेल करते हैं, तो वो कहलाता है विक्रय, सेल्स, बेचना। परचेज, रिटर्न, क्रय, वापसी, यानी अपन ने माल खरीदा, ठीक है, माल खरीदने के बाद अपन ने देखा कि उसमें कुछ माल एक्सपायर्ड है या कुछ खराब है या कुछ अदर प्रॉब्लम है, तो उसको अपन रिटर्न कर देते हैं, तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न, यानी परचेज किया हुआ अपन ने माल रिटर्न कर दिया, क्रय वापसी, यानी परचेज रिटर्न। सेल्स, रिटर्न, विक्रय वापसी, यानी अपन ने माल सेल किया किसी को, और माल सेल करने के बाद उसने, अगले ने देखा कि अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, या माल में कुछ डिफेक्ट है या एक्सपायर्ड है या अदर प्रॉब्लम है, तो वो माल को वापस कर देता है, तो वो होता है सेल्स रिटर्न, यानी सेल किया हुआ माल रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न। इन्वेस्टमेंट, यानी जब अपन पैसे को कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके बदले में एक एक्स्ट्रा इनकम अपने को रिसीव्ड होता है, तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट करना। जैसे लैंड परचेज कर लिया, शेयर परचेज कर लिए, इंटरेस्ट पे दे दिया, है ना, तो इस तरह के जब अपन काम करते हैं तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट करना, जिससे एक्स्ट्रा इनकम अपने को एक रिसीव्ड होती है, विनियोग करना। ट्रांजेक्शंस, अकाउंट्स में जब अपन गुड्स सोल्ड करते हैं, गुड्स बाई करते हैं, परचेज करते हैं, रेंट पेड करते हैं या अदर एक्सपेंसेस पेड करते हैं या अदर कोई इनकम्स होती है, जिससे अपन ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। ट्रांजेक्शन या व्यवहार, जिससे दो साइड्स इफेक्टिव होती है, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, या अपन एक्सपेंसेस करते हैं, या इनकम्स होती है, या अदर कोई व्यवहार होता है, वो ट्रांजेक्शन्स कहलाएगा। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, सकल लाभ या सकल हानि। इसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। अब ग्रोस प्रॉफिट होता है विदाउट एक्सपेंसेस, यानी व्यापार, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेस करने से पहले जो प्रॉफिट होता है वो होता है ग्रोस प्रॉफिट।
ठीक है। और सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड हैं अपन ने लेस कर दिए, उसके बाद एक्चुअल में जो अपने पास होता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। जैसे सपोज करो कि कोई पर्सन है ए, वो मेरे से 1000 पीस मॉन्टेक्स के पेन लेने आता है, ठीक है, मॉन्टेक्स पेन एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब सपोज करो मेरे पास मेरे बिजनेस में केवल 700 पीस पेन थी, ठीक है, और उसको रिक्वायर्ड था 1000 पीस। तो मैं क्या करता हूँ, इन 300 पीस के लिए कहीं ऑर्डर करता हूँ, फ़ोन करता हूँ या वहाँ से लेके आता हूँ, तो मेरा एक्सपेंसेस हो जाता है ₹200। अब सपोज पर पीस पेन, पर पीस जो पेन की कॉस्ट है वो आती है मेरे ₹7, ठीक है। एंड ये पेन मेरे आते हैं, इसकी जो कॉस्ट आती है वो है 7000 ठीक है। जब मैं इसको सेल करता हूँ तो 1000 पीस इंटू ₹10,000 में मैं इसको सेल करता हूँ। अब आप कहोगे कि इसमें मैंने ₹3000 प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो ये प्रॉफिट तो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में मैंने इसमें ₹3000 प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन इन ₹3000 को अर्न करने के लिए मैंने कहीं भी जाके उन पेन को परचेज करके लेके आता हूँ या उन पेन पे मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस सपोज मेरे ₹200 हुए, तो एक्चुअल में मेरे जो प्रॉफिट हुआ वो 2800 तो ये कहलाता है नेट प्रॉफिट। यानी सारे एक्सपेंसेस जो है वो लेस करने के बाद जो एक्चुअल में प्रॉफिट बचता है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट, और जो एक्चुअल में दिखाई देता है अपने को वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं ईयर। अकाउंट्स में जो ईयर होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल 1 को, ठीक है, और ईयर एंडिंग होती है March 31। तो अकाउंट्स में जो ईयर अपन लेते हैं अप्रैल 1 को स्टार्ट और March 31 को एंडिंग। जब जैसे अभी जो ईयर चल रहा है अप्रैल 1 को स्टार्ट हुआ 2022 को, अब इसकी क्लोजिंग है वो 2023 को होगा, ठीक है। और अगला जो वर्ष शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 को ईयर एंडिंग होगा, ठीक है। अकाउंट से अपन ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट लेते हैं, 31 मार्च को क्लोजिंग होता है इसका। स्टॉक यानी अपन ने जो माल परचेज किया, तो उस परचेज माल को जैसे ही अपन अपने गोडाउन में या अपने व्यापार में या अपने शॉप पे रखते हैं तो वो अपना स्टॉक बन जाता है, उसको अपन कहते हैं स्टॉक। एक ट्रेडर होता है यानी जो केवल माल खरीदता और बेचता है, तो उसके बाद 2 तरह का स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। यानी एक ट्रेडर जो है जो माल को खरीदेगा और बेचेगा, तो उसके पास 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक होगा, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड क्लोजिंग स्टॉक। अब 31 मार्च यानी वर्ष के एंड में जो स्टॉक उसके पास अवेलेबल होता है जिसकी वो कैलकुलेशंस करता है तो वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक, और वर्ष के स्टार्टिंग में यानी अप्रैल 1 को जो स्टॉक होता है वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। अब 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट डे यानी अप्रैल 1 को ओपनिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। तो एक ट्रेडर के पास 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर जो है जो वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके पास जब अपन स्टॉक देखेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेकिन कंडीशन उसकी 3 होगी। फर्स्ट रॉ मटेरियल का स्टॉक, क्यों? क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरर है। सेकंड वर्क इन प्रोसेस पे स्टॉक। थर्ड फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो एक मैन्युफैक्चरर है तो स्टॉक कैलकुलेट करेगा तो 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक होगा, फर्स्ट रॉ मटेरियल का स्टॉक, सेकंड वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक एंड थर्ड फिनिश गुड्स का स्टॉक, ठीक है। अब रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो जब माल मंगाएगा तो एक साथ पूरा स्टॉक मंगाता है, यानी पूरे गोडाउन में उसके माल होता है तो उसका स्टॉक अपन कैलकुलेट करते हैं तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कहलाता है। सेकंड वर्क इन प्रोसेस यानी जहाँ पे प्रोडक्शन का कार्य चल रहा होता है तो वहाँ पे वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके और यहाँ स्टॉक करता है, रखता है।
यहाँ प्रोडक्शन उसके चल रहा है, तो प्रोडक्शन में भी उसके पास यहाँ भी स्टॉक है, प्रोडक्शन में भी स्टॉक है, कुछ माल तैयार हो गया जो यहाँ पे पड़ा है, यानी जिसकी पैकिंग वगैरह हो रही है, तो यहाँ भी स्टॉक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग जगह पे अपन स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, तो वो वर्किंग प्रोसेस का स्टॉक कहलाता है। प्रोडक्शन प्लांट जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे जो स्टॉक होगा वो वर्किंग प्रोसेस का स्टॉक होगा। फिर फिनिश गुड्स का, यानी माल पैक हो गया, तैयार हो गया, कार्टन्स में डाल दिया, अब ऑर्डर की वेटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे जो माल होता है वो फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। तो इस तरीके से एक मैन्युफैक्चर के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है, वर्किंग प्रोसेस पे तीनों कंडीशंस में स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है, और फिनिश गुड्स का स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है। फिर इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। इवेंट्स, कई बार व्यापार में कई तरह की कंडीशंस हो जाती है, जैसे आग लगने से माल का नुकसान हो गया, माल चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, है ना, तो वो सब बिजनेस में इवेंट्स कहलाते हैं, घटनाएं कहलाती है। ड्रॉइंग्स, यानी व्यापार में व्यापार का जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए, व्यापार में व्यापार का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉवल करता है या फिर गुड्स विड्रॉवल करता है ना, तो वो कहलाता है आहरण, ड्रॉइंग्स। डिस्काउंट, कई बार व्यापार में कुछ प्रोडक्ट्स कम रेट पे लिए जाते हैं या कम रेट पे दिए जाते हैं, तो वो कहलाता है डिस्काउंट। जैसे सपोज कि मेरा कोई फ्रेंड है और उसके पास से मैं एक पेन परचेज करने जाता हूँ, तो पेन की कॉस्ट है पेन की MRP ₹10, और वो पेन मेरे को 9 रुपीज़ में दे देता है, तो मेरे को 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। इसी तरीके से जब अपन किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं, तो भी उसको अपन कुछ कम रेट में प्रोडक्ट अवेलेबल करा देते हैं, तो वो डिस्काउंट कराता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है एंड डिस्काउंट अलाउड होता है। वर्किंग कैपिटल, जो अपना व्यापार है उसको रेगुलरली चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, यानी रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहलाती है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी को कैलकुलेट करने के लिए अपना एक फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं, तो वो आता है वर्किंग कैपिटल, यानी CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी डे टू डे वर्किंग के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है असेट्स यानी संपत्तियाँ। अब असेट्स किसको कहते हैं? असेट्स में अपन लेते हैं जिससे अपन अर्निंग्स करते हैं, यानी जिससे कमाई होती है, यानी बिजनेस में है, बिजनेस में मशीन्स हैं, फर्नीचर्स हैं, तो उनसे अपन अर्निंग्स करते हैं, या फिर जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, यानी असेट्स मीन जिससे अर्निंग्स करते हैं या जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, उसको अपन असेट्स की कैटेगरी में लेते हैं। अब असेट्स जो है कई तरह की होती है। फर्स्ट, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स यानी दृश्य संपत्ति, जिसको देख सकते हैं, ठीक है, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको पहचान सकते हैं, वो कहलाती है टेंजिबल असेट्स, ठीक है। इसको देखा, छुआ, पहचाना जा सके, वो कहलाती है टेंजिबल असेट्स, यानी इसको सीन कर सके, टच कर सके और आइडेंटिफाई कर, उनको अपन टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे लैंड यानी जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, यानी ये सब असेट्स ऐसी है जिसको अपन देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं, जिसको सीन किया जा सकता है, टच किया जा सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को अपन देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। कार है ना, व्हीकल्स है या अदर कोई इस तरह की चीज़ें हैं। इसी तरीके से अपन लेते हैं लैंड, जैसे अपने फार्म हाउस होते हैं, तो अपने को पता होता है कि अपने फार्म हाउस की एरिया यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक है, पीछे यहाँ से यहाँ तक है। और अपन जब भी अपन फार्म हाउस में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो अपने ही खेत में जाते हैं अपन, क्यों? क्योंकि अपने को अपने एरिया का
पता होता है कि अपने एरिया यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी पहचान कर सकते हैं कि ये अपना खेत है और इसकी एरिया यहाँ से यहाँ तक है। तो इसलिए इसको कहते हैं अपन टेंजिबल असेट्स, इसको देख छू और पहचान सकते हैं, टेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में आती है। दूसरा इनटेंजिबल असेट्स, जिसको सीन भी नहीं किया जा सके, टच भी नहीं किया जा सके, लेकिन फिर भी अपन उससे अर्निंग करते हैं, यानी व्यापारी उससे अर्निंग करता है। ठीक है, यानी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, लेकिन व्यापारी या जो भी है वो उससे अर्निंग से करते हैं, वो कहलाते हैं इंटेंजिबल असेट्स, जिसको देख छू भी नहीं सकते लेकिन फिर भी अर्निंग की जाती है। इसमें आती है गुडविल, यानी कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति है, उसकी प्रसिद्धि होती है, गुडविल होती है, ख्याति होती है, जिससे वो व्यक्ति अर्निंग करता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स है, कोलगेट है, विक्स है ना, डालडा है, यानी इन सब चीज़ों से उनकी रेपो बनती है, गुडविल बनती है। जैसे अपन एक एग्जांपल लें कि घी है, वो दो तरह का आता है। जब अपन किसी से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि घी है, उसकी दो क्वालिटी आती है, एक डालडा, ठीक है, और एक घी, यानी एक घी आता है देसी घी और एक डालडा घी। तो इस तरीके से अपन घी के बारे में जब डिस्कस करते हैं किसी से, तो वो कहता है एक डालडा घी आता है, एक देसी घी आता है। जबकि अपन देखें तो देसी घी में कई तरह के घी आते हैं, अमूल, सरस, कई सारे कृष्णा वगैरह, और डालडा घी में आता है रथ, गगन, चंबल, इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट। लेकिन एक्चुअल में जो डालडा नाम है वो भी एक ब्रांड है, वो भी एक कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी गुडविल है, इसकी रेपो है। इसी तरीके से अपन कोलगेट दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कोलगेट देना, जबकि एक्चुअल में उसको चाहिए होता है क्लोजअप या अदर कोई प्रोडक्ट, लेकिन अपन यूज़ करते हैं कोलगेट। तो कोलगेट क्या है, गुडविल है। तो ये है इंटेंजिबल असेट्स, जिसको अपन देख भी नहीं सकते, सीन भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन उससे अर्निंग करता है, या कोई व्यक्ति है उससे अर्निंग करता है, यानी किसी की रेपो होती है, किसी की प्रसिद्धि होती है, किसी की ख्याति होती है। इसी तरीके से इसमें आता है पेटेंट, यानी मेडिकल लाइन में जब अपन साल्ट को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी साल्ट मेडिसिन बिकती है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो पेटेंट धारक के पास होता है, यानी अर्निंग उसी के पास जाती है। फिर कॉपीराइट्स, कॉपीराइट ये बुक्स के मामले में होता है कि बुक्स हैं, सॉन्ग्स हैं, है ना, इनको कॉपीराइट करा लिया जाता है। तो उससे जितने भी उसकी बुक्स बिकती है या फिल्में बिकती है या अदर जो चीज़ें होती है, उससे पूरी अर्निंग उसी के पास होती है। फिर है ट्रेडमार्क, यानी व्यापार का लोगो, व्यापार की पहचान चिन्ह, है ना, इस तरह की चीज़ें। जैसे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये क्या है, घड़ी का ऐड है। तो जब अपन बोलते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो अपने को पता चल जाता है कि ये घड़ी का ऐड है, यानी उसने अपने उस स्लोगन को ट्रेडमार्क करा रखा है, रजिस्टर्ड करा रखा है। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती है। फिर आता है फिक्स्ड एसेट्स, यानी ऐसी एसेट्स जो एक बार अपन परचेज कर लेते हैं तो लाइफ टाइम या एक लॉन्ग टाइम तक अपने पास रहती है, अपने यूज में आती है। इसमें अपन लेते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ठीक है, ये कहलाती है फिक्स्ड असेट्स। नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद करंट असेट्स, यानी ऐसी असेट्स जिसको 1 ईयर के अंदर, इसका टाइम पीरियड है 1 ईयर, जिसको अपन 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें अपन सबसे फर्स्ट लेते हैं कैश, यानी जो अपने पास कैश है, यानी कैश इन हैंड। उसके बाद कैश एट बैंक, यानी बैंक में अपना पैसा पड़ा है, उस पैसे को अपन विड्रॉल कर सकते हैं, तो कैश एट बैंक। उसके बाद आता है डेटर्स, डेटर्स यानी देनदार, देनदार जिनके अपन पैसे मांगते हैं। पैसे अपन किसी के क्यों मांगते हैं, क्योंकि अपन ने उसको क्रेडिट पे माल सेल आउट किया है। तो जैसे सपोज मैं एक सेलर हूँ, है ना, तो मैं कई सारे लोगों को उधार में माल सेल करता हूँ। तो जिन भी व्यक्तियों को मैं उधार में माल सेल करता हूँ उनके मैं पैसे मांगता हूँ,
उनके पैसे मांगता हूँ, तो इसलिए ये मेरे डेटर्स कहलाते हैं। ये सारे पर्सन मेरे लिए डेटर्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल यानी BR। अब देखिए BR होता क्या है, बिल्स रिसीवेबल होता क्या है। मैं एक सेलर हूँ, मैं इन सारे लोगों को क्रेडिट पे माल सेल आउट करता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है इसी में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मेरे को पैसे नहीं दे, वो कहते मैं तो पैसे नहीं दूंगा, आपको जो करना हो कर लो। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अपने आप को सेफ करने के लिए एक जो सेलर होता है वो जो अपने क्रेडिटर्स जिनको क्रेडिट में माल सेल आउट किया है उनसे एक बिल साइन करा लेता है, ठीक है। और बिल साइन करा के अपने पास रख लेता है, तो उस कंडीशन में वो सेफ हो जाता है। कल को कोई पर्सन नहीं कहता कि मैं पैसे नहीं दूँ, तो उस कंडीशन में उस लेटर के बिहेव पे अपन उस पर केस दायर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में एक सेलर के लिए वो कहलाता है BR, बिल्स रिसीवेबल। एक जो लेनदार होता है जिसको अपन ने माल बेचा है उसके लिए एक कहलाता है बिल्स पेबल, यानी लायबिलिटी होगी उसकी, उसका दायित्व होगा। उसके बाद नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टॉक, यानी अपने पास जो व्यापार में गोडाउन में या शॉप पे जो माल पड़ा है वो कहलाता है अपना स्टॉक। तो स्टॉक अपन मैक्सिमम ये मानते हैं कि साल भर में तो बिक ही जाएगा, यानी अपन व्यापारी का कोशिश होता है कि जल्दी से जल्दी वो माल लिक्विड में कन्वर्ट हो। फिर भी अपन ये मानते हैं कि कोई भी ऐसा माल है कि जो अपन ने परचेज किया है सेल आउट करने के पर्पज से, तो अपन ये मानते हैं कि साल भर में तो ये लोग सेल आउट हो ही जाएगा। तो स्टॉक को भी अपन करंट असेट्स की कैटेगरी में लेते हैं। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी खर्चे जिनका अपन ने समय से पहले पेमेंट कर दिया, या टाइम से पहले ऐसे खर्चों को अपने पेमेंट कर दिया। तो जब तक वो टाइम पूरा नहीं होता तब तक अपने लिए वो असेट्स की कैटेगरी में आता है। जैसे मोबाइल्स के 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। तो उसी तरीके से प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले अपन पेमेंट करते हैं तब अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो एक्सपेंसेस है जिनका अपन ने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, तो जब तक वो टाइम पूरा नहीं होता, वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, तब तक वो अपने पैसे अगले के पास सेव पड़े होते हैं, तो वो अपने लिए असेट्स कहलाते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी अपन ने पैसा कहीं ऐसी जगह लगाया है जिसे एक एक्स्ट्रा इनकम अपने को आएगी। जैसे लैंड परचेज कर लिया, बिल्डिंग परचेज कर लिया, है ना, शेयर परचेज कर लिए, इंटरेस्ट पे दे दिए। तो इस तरह से जब अपन पैसे को कहीं अदर जगह लगा देते हैं और एक्स्ट्रा एक इनकम अपने को आती है, तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स का होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो करंट असेट्स में अपन लेते हैं, यानी कम टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको अपन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वो अपन करंट असेट्स में लेंगे, जिसको अपन एक टाइम पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे शेयर्स है ना, या डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, वो सब चीज़ें। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल यानी जिसको कभी भी मार्केट में अपन सेल आउट कर सके। सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड, शेयर, डिवेंचर्स, ये सब चीज़ें, तो इनको अपन कभी भी मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको करंट असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं और अपन ये मानते हैं कि 1 ईयर के अंदर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट असेट्स यानी जिसको 1 ईयर के अंदर अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करंट असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में अपन 6 मंथ का टाइम मांगते हैं कि जिसको 6 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो इनमें ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब अपन लिक्विड एसेट्स की कैटेगरी में लेते हैं, एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड, यानी इनको अपन ये मानते हैं कि ये हो सकता है 6 महीने के बाद भी कैश में कन्वर्ट हो। तो इसमें अपन लेंगे कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स, BR, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इस तरीके से असेट्स
जिससे अपन अर्निंग्स करते हैं या जिसकी अपनी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, असेट्स की कैटेगरी में आती है। टेंजिबल असेट्स जिसको सीन, टच एंड आइडेंटिफाई किया जा सके। इंटेंजिबल असेट्स जिसको टच भी नहीं कर सकते, सीन भी नहीं कर सकते, फिर भी अपन उससे अर्निंग्स करते हैं, या व्यापारी या बिजनेसमैन उससे अर्निंग करता है, या उसकी रेपो होती है जिसमें गुडविल्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स लेते हैं अपन। फिर फिक्स असेट्स जिसको वन टाइम परचेज कर लिया तो एक लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम तक अपने पास असेट्स के रूप में रहती है, यूज में आती है। उसके बाद करंट असेट्स जिसको 1 ईयर के अंदर अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड असेट्स जिसको 6 मंथ में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, असेट्स की कैटेगरी में अपन लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी दायित्व। दायित्व यानी ड्यूज। ड्यूज कौन सी? जो अपने व्यापार में ड्यूज है। ये व्यापार में ड्यूज कौन सी? कि अपन ने किसी से माल लिया, बैंक से लोन लिया, या कोई व्यक्ति है अपने बिजनेस का कुछ अपने से मांगता है, तो वो अपने बिजनेस की आउटस्टैंडिंग्स कहलाती है, ओथ कहलाती है, ड्यूज कहलाती है ना। इसमें अपन लेते हैं जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम्स, बैंक लोन। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बकाया है, जिसका अपने को पेमेंट करना है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कई बार क्या होता है कि सपोज करो बैंक में अपना करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट एक फर्म का अकाउंट होता है, फर्म के नेम से होता है कि सपोज अपना करंट अकाउंट है और अपन ने किसी को ₹20,000 का चेक दिया था एंड चेक गिवन किया था। अब जब चेक लगा अपने अकाउंट में तो अपने अकाउंट में केवल ₹10,000 ही थे, तो इस कंडीशन में ये चेक क्या होता है? बाउंस होता है ना। तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है कि सपोज अपना अच्छे रेपो है बैंक में, पर डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक इमेज है बैंक में, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है, कुछ समय के लिए वो ₹10,000 अपने पास से पे कर देगा और उस चेक को क्लियर कर देगा। तो बैंक ने जो पेमेंट अपने पास से कुछ समय के लिए अपने को दिया या व्यापारी को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की, वो कहलाती है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब तक अपन उसको पे नहीं करेंगे वापस, तो वो अपनी ड्यूज रहेगी। सेकंड, क्रेडिटर्स, जिससे अपन ने क्रेडिट पे माल परचेज किया, तो जब तक अपन उनका पे नहीं करेंगे तो वो अपनी लायबिलिटी रहेगी, तो वो कहलाता है क्रेडिटर्स, लेनदार। यानी जिससे अपन ने माल क्रेडिट में परचेज किया है तो वो अपने लेनदार है, और जब तक अपन उसको पे नहीं करेंगे तब तक वो अपनी ड्यूज रहेगी, तब तक अपनी लायबिलिटी रहेगी। बिल्स पेबल, अपन ने किसी से माल क्रेडिट में परचेज किया, उसको बिल साइन करके दिया, यानी उसको एक लेटर साइन करके दिया कि मैं पेमेंट इतनी तारीख को कर दूंगा, तो वो अपने लिए बिल्स पेबल कहलाता है, और जब तक पे नहीं करते तब तक अपनी लायबिलिटी रहती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने को पे कर देना चाहिए था लेकिन अपन ने पे नहीं किया, तो जब तक अपन पे नहीं करते तब तक अपनी आउटस्टैंडिंग बताती है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, लायबिलिटी होती है। अनअर्न्ड इनकम्स, यानी कई बार क्या करते हैं अपन, कुछ इनकम्स है वो अभी अपन ने अर्न नहीं की, यानी अपन ने अभी कमाई नहीं, अपन ने अभी वर्क नहीं किया, लेकिन अगले से एडवांस में ले ली, है ना। तो जब तक वो एडवांस पूरा नहीं होता या वो टाइम पूरा नहीं होता तब तक अपनी लायबिलिटी रहती है। इसके अलावा बैंक लोन, बैंक से अपन ने कोई लोन ले रखा है, तो जब तक अपन उसको फुल पे नहीं कर देंगे तब तक वो अपनी लायबिलिटी रहेगा। तो ये सब है लायबिलिटीज, यानी ड्यूज इन बिजनेस, जो अपने को पे करना है, जो अपने को चुकानी है।